शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम जियोग्राफी वाले हिस्से से डेक्कन के प्लेटू के मैप को हम देखेंगे, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। पिक्चर में आपको क्लियर हो गया है। डार्क कलर ये जो आप देख रहे हैं वाला, ये कलर है दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार कौन कौन सी चीज़ों से ये घिरा हुआ है, किधर से? देखो, दक्कन का पठार इसके पूर्वी तरफ में पड़ जाता है पूर्वी घाट, पश्चिम की तरफ पड़ जाता है पश्चिमी घाट, और नॉर्थ की तरफ में यदि हम जाएंगे पश्चिम की तरफ में तो इंडियन डेजर्ट है, भारतीय मरुस्थल, और उत्तर और पूर्व की तरफ जाएंगे तो नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, जैसे गंगा का जो मैदान है ना, गंगा नदी जो मैदान बनाती उससे ये घिरा हुआ है। तो ये हमने देखे दक्कन के पठार का मैप। कौन कौन से राज्य इससे घिरे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है, तो इसको यदि हम देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि राजस्थान का कुछ हिस्सा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ठीक है, महाराष्ट्र आ जाता है, केरल का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है, और उड़ीसा आ जाता है, झारखंड आ जाता है। इस प्रकार से ये पूरा इसका फैलाव है। ये इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं। द डेक्कन प्लेटू इज़ ए लार्ज प्लेटू दैट ऑक्यूपाइज मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। पश्चिम और दक्षिणी वाला हिस्सा में इंडिया में इसका फैलाव है। ये पठार कवर करता है 4,22,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को, जो कि लगभग 43% ऑफ द इंडियन लैंड मास हो जाता। मतलब पूरी ज़मीन का 43% हिस्से में ये पठार फैला हुआ है। प्लेटू का नाम कहाँ से लिया गया है? प्राकृत वर्ड जिसका नाम है दक्षिण। ठीक है, दक्षिण का मतलब होता है संस्कृत में दक्षिण, विच मीन द साउथ। द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडो गैंगटिक बेसिन। ठीक है, इंडो गैंगटिक जो बेसिन बना हुआ है उसके साउथ की तरफ, गंगा का जो मैदान है उसके नीचे तरफ हम जाते हैं साउथ में, और एक्सटेंड है ओवर 8 इंडियन स्टेट, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल शामिल है। इसका पिक्चर हम देखते हैं तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं उल्टा त्रिभुज। ये बाउंडेड है बाय वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट। ठीक है, पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट, पूर्व की तरफ पूर्वी घाट, और जो सतपुड़ा और विंध्य माउंटेन रेंज है ये नॉर्थ की तरफ में पड़ते हैं। द प्लेटूज नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द वाटरशेड बिटवीन महानदी एंड द गोदावरी रिवर। प्लेटू का जो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है वो कौन बनाती है? ये इसमें वाटरशेड आ जाता है किस किस का? महानदी और गोदावरी रिवर का। द प्लेटू इज राइजेस टू एन एलिवेशन ओवर 1000 मीटर इन द साउथ, वाइल इन द नॉर्थ इट राइजेस अबाउट 500 मीटर। मतलब कि नॉर्थ की तरफ में हाइट कम है और साउथ की तरफ में इसकी हाइट ज़्यादा है। एवरेज एलिवेशन ऑफ द प्लेटू इज अबाउट 600 मीटर एंड इट स्लोप इज जेंटली टुवर्ड द ईस्ट। मेजर नदियाँ जो कि डेक्कन के प्लेटू में हैं वो कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। रिवर्स फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न घाट से लेकर के बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। वेस्टर्न घाट से चालू होती हैं और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में जाकर के ये गिर जाती हैं। द टू रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती बिगिन इन द ईस्टर्न घाट। ये ईस्ट वाले घाट से चालू हो रही हैं और अपने पानी को अरब सागर में गिराती हैं। द रिवर्स विच फ्लो थ्रू द डेक्कन प्लेटू हैव क्रिएटेड मैनी डीप वैलीज। नदियाँ जो कि इससे होकर जा रही हैं उन्होंने कई गहरी घाटियों का निर्माण किया है। एंड हैव फर्दर सब डिवाइडेड द लार्ज डेक्कन प्लेटू इनटू सेवरल स्मॉल प्लेटूज। और इसी के चलते चलते इन्होंने इस पठार को कई छोटे छोटे पठारों में भी बांट दिया है। विच इंक्लूड द महाराष्ट्र प्लेटू, द कर्नाटका या फिर मैसूर का पठार एंड तेलंगाना का पठार। गोंडवाना लैंड की हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। डेक्कन प्लेटू वंस कॉन्स्टिट्यूटेड ए पार्ट ऑफ द एंशियंट गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट।
पहले यह गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड इन इंडिया। इंडिया का सबसे मोस्ट स्टेबल और ओल्डेस्ट लैंड ये माना जाता है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज़ कम्पोज ऑफ लावा फ्लोज। इसका जो नॉर्थ और पश्चिम वाला हिस्सा है वो लावा के बहने से मिलकर के बना है। इग्नेशियस रॉक स्ट्रक्चर नोन एज द डेक्कन ट्रैप्स, और जो इग्नेशियस रॉक के स्ट्रक्चर हैं उनको ही हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। हाल ही में सिक्किम ने अपना 47वें नंबर का राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो सिक्किम से रिलेटेड कुछ तथ्य हम देखने वाले हैं। ठीक है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्षेत्रफल इसका 7096 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 6,10,577, जिसमें पुरुष 3000 हैं, महिला 2000 हैं। 3,23,000 पुरुष हैं, 2,87,000 महिलाएं हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में। साक्षरता की दर कितनी है? 81%। पुरुष की साक्षरता दर ज़्यादा है 86.6% और महिला की है 75.6%। यहाँ का हाईकोर्ट स्थित है गंगटोक में। यहाँ पर सिक्किम में आ जाते हैं 4 जिला। इसकी सीमा आप देख लीजिए। नॉर्थ की तरफ में तिब्बत है, दक्षिण और पश्चिम में इधर है आपका पश्चिम बंगाल, दक्षिण और पूर्व में स्थित है तिब्बत और पूर्व में भूटान, ठीक है, और पश्चिम में नेपाल स्थित है। अभी मैप के द्वारा इसको हम क्लियर कर लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, एक सदन वाला है कहना चाहिए। विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 32 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 1। राजकीय पशु यहाँ का लाल पांडा है। राजकीय पक्षी है आर्कत विजन, ब्लड पेंजेंट जिसको बोलते हैं। राज्य दिवस 16 मई को मनाया जाता है। यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं लेपचा, भूटिया, हिंदी, नेपाली और लिम्बू। लिम्बू, लेपचा, भूटिया, हिंदी और नेपाली। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे KLD खंगसरपा। पहले राज्यपाल थे BB लाल। खनिजों की बात करें तो तांबा, जस्ता, सीसा, पाइराइट, चूना पत्थर और कोयला यहाँ पर पाया जाता है। पर्वत कौन कौन से प्रजाति हैं? हिमालय यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, छोंकिया, सिंगलीला और चोला। 2 नदियाँ यहाँ से बहती हैं, तीस्ता और रंजित। पर्वत शिखर की बात करें तो कंचनजंगा है, 5579 मीटर इसकी हाइट बताई जाती। प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? प्राकृतिक उद्यान बाखिम है, ताशिकिंग मठ है, रूमटाक बौद्ध मठ, धुद्धी मठ, गंगटोक, बारसे, रंगपो, नया बाजार। नेशनल पार्क कौन कौन से? खंगचंदा जोंदा राष्ट्रीय उद्यान है, गंगटोक और देवराली। दर्रे हैं दचीला, किंगला, चोरथ्रेन, एनस्माला, नाटुला, जेलेपला, सिंगलीला। सिक्किम के जो मूल निवासी हैं उनको लेपचा और भूटिया कहा जाता है। सिक्किम देश में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है। संपूर्ण सिक्किम पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को फलोद्यान का स्वर्ग भी हम बोलते हैं। PIB की अगली न्यूज़ साइंस से रिलेटेड है। बकलिंग रिस्ट्रेंड ब्रिज, शॉर्टकट में कहें तो BRB। ठीक है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है BRB। अलग अलग पार्ट इसके देख लीजिए। आउटर ट्यूब कौन सी है? ये काली काली जो आप देख रहे हैं आउटर ट्यूब कहलाती है। और यहाँ पर जो खाली जगह आप देख रहे हैं नाली टाइप की, इसको बता देता हूँ आपको। ये वाला हिस्सा यहाँ पर मोर्टार भरा जाता, मतलब जिसको हम गारा बोलते हैं। ठीक है, यील्डिंग कोर विथ अनबॉन्डिंग लेयर है इसमें, कोर जिसको कहा जा रहा है। फिर है आउटर स्टील रिस्टेनिंग ट्यूब। अलग अलग इसके पार्ट दिखाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि न्यूज़ में कौन सी बात कही गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है लो कॉस्ट वाला सुपर इलास्टिक बकलिंग रिस्टेंट ब्रेसेस बनाया गया है, जो कि इम्प्रूवमेंट ला सकता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। आप घर बना रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार का यदि ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं तो वो जो अर्थक्वेक है
ठीक है, भूकंप है उसके झटके को सह सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। Researchers have developed low-cost buckling resistant braces that can give improved protection to construction from earthquake। कंस्ट्रक्शन वाले कामों में भूकंप से बचाने के लिए इस BRB का यूज़ हम कर सकते हैं। ये जो ब्रेसेस रहते हैं ना, हैव सेवरल एडवांटेज, जैसे कि ऑल स्टील कंपोनेंट, ये सारे स्टील के कंपोनेंट हैं, जंग वगैरह नहीं लग रहा। ऑन साइट फैब्रिकेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा असेंबलिंग प्रोसेस, पोस्ट अर्थक्वेक इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं एंड इजी रिप्लेसमेंट इनका हो सकता है। द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ सिविल स्ट्रक्चर इज ऑफन इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग सेमी फोर्स रेजिस्टेंस सिस्टम और वाइब्रेशन कंट्रोल डिवाइस। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है ना सिविल स्ट्रक्चर का, वो इम्प्रूव किया जाता है फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके, या फिर वाइब्रेशन कंट्रोल डिवाइस हम लगाते हैं तब जाके। बकलिंग रिस्ट्रेंट ब्रेसेस आर द स्पेशल स्ट्रक्चरल्स एलिमेंट दैट सर्व बोथ पर्पस। और लेकिन ये जो हम जिस स्ट्रक्चरल पीस की बात कर रहे हैं वो दोनों पर्पस में हमारे काम आने वाला है। IIT दिल्ली इन्होंने फैब्रिकेटेड किया है नोबल हाइब्रिड बकलिंग रिस्ट्रेंट ब्रेसेस HBRBs हैविंग हायर स्ट्रेंथ, एक्सलेंट डक्टिलिटी एंड बेटर एनर्जी डिसिपेशन पोटेंशियल। इसके कौन कौन से गुण हैं यहाँ पर? हायर स्ट्रेंथ है, मजबूती भी है इसमें। इसके अलावा है डक्टिलिटी, मतलब तन्यता ज़्यादा है इसमें। बेटर एनर्जी डिसिपेशन है, और इसको किसने डेवलप किया है? IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। HBRB के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए। इसमें क्या क्या शामिल है? 2 सेगमेंट हैं जिनका नाम है इलास्टिक स्टील ब्रास और शॉर्ट कोर BRB। ये रिप्लिकेबल रहता है और फर्स्ट वाला नॉन रिप्लिकेबल रहता है। कनेक्टेड इन सीरीज अलोंग देयर लेंथ, लंबाई के साथ में इन दोनों को आप क्या करते हैं? कनेक्टेड करते हैं। स्टील ब्रेसेस कैन बी मेड अप ऑफ हालो सर्कुलर और स्क्वायर हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। इसकी संरचना या फिर आकार कैसा हो सकता है? ये जो स्टील ब्रेसेस रहते हैं हॉलो सर्कुलर मतलब गोलाकार पाइप जैसे हो सकते हैं, या फिर स्क्वायर हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल वाले स्टील के सेक्शन हो सकते हैं। सुपर प्लास्टिक शेप मेमोरी पेड्स आर यूज्ड एट द सेंट्रलाइज्ड कोर एलिमेंट ऑफ BRB। सुपर प्लास्टिक की शेप जैसी मेमोरी प्लेट आर यूज्ड एट द सेंट्रलाइज्ड कोर एलिमेंट ऑफ द BRB। ठीक है, उसका जो सेंटर वाला कोर रहता है वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? सुपर प्लास्टिक शेप जैसी मेमोरी प्लेट का। विच इज़ इनकेस्ड बाई अनबॉन्डेड बिल्टअप स्टील केसिंग फैब्रिकेटेड यूजिंग 4 स्ट्रक्चरल स्टील रोल्ड एंगल सेक्शन एंड बोल्टेड कनेक्शन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम सीधे देखेंगे द हिंदू से। द हिंदू की पहली खबर आई है GST से रिलेटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि GST के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, और यदि केंद्र सरकार ने GST लेकर के आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार के ऊपर वो बाध्यकारी है। वो केवल सजेस्ट कर रही है केंद्र सरकार GST को ला करके कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप कानून में सुधार कर सकते हैं। GST को समझने की कोशिश करेंगे। GST जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, ये एक वैट है। वैट की जगह में GST को लाया गया। इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि आप भर रहे हो, क्योंकि यदि कोई दुकानदार अपने कपड़े में GST लगा के बेचता है तो वो आपसे उसकी कीमत वसूल लेता है। मतलब उसने पीछे में जो GST पैड किया है वो उसको ऐड कर देता है कपड़े की वैल्यू में, और फिर आपसे वो वसूली जाती है। तो GST दोनों में लागू होता है, गुड्स में भी और सर्विस में भी, वस्तु और सेवा दोनों पर इसको लागू किया जाता है। द GST इज पेड बाई कंज्यूमर्स बट इट इज़ रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय बिजनेसेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। ये कुल मिला के आपको देना पड़ रहा है, लेकिन लगाती किसके ऊपर है? व्यापारियों के ऊपर सरकार लगाती है। ये एप्लीकल केबल होता है केवल सप्लाई की साइड में। GST इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और
ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविज़न ऑफ सर्विस। ये केवल गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर ही क्या करेगा, लगेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन माना जाता ही है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन नहीं है ये, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन माना जाता है। डुअल जीएसटी, इट इज़ ए डुअल जीएसटी with the center and the state simultaneously levying tax on common base। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही लगा सकती। केंद्र सरकार यदि लगाएगी तो उसको सेंट्रल जीएसटी कहेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट यदि लगा रही है तो उसको स्टेट जीएसटी कहते हैं। कितना कितना परसेंट का प्रावधान किया गया है? 5%, 12%, 16% और 28%। इंडिया में जीएसटी बिल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में एज द कॉन्स्टिट्यूशन 122वें नंबर का अमेंडमेंट बिल के रूप में। दिस गॉट एन अप्रूवल इन 2016 एंड वाज रीनंबर्ड इन द स्टेच्यू बाय राज्यसभा एज द कॉन्स्टिट्यूशन 101वें नंबर का अमेंडमेंट एक्ट 2016 के माध्यम से। क्या क्या प्रोविज़न इसमें किए गए थे ये बताते हैं। आर्टिकल 264A में स्टेट के पास पावर है टू टैक्स गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी काउंसिल की भी इसमें व्यवस्था करी गई है, जो कि इसकी टाइम में बैठक होते रहती हैं और ये निर्धारित करते रहता है कि टैक्स हमको घटाना है या कम करना, कौन सी चीज़ों में टैक्स रहेगा, कम होगा, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 279 जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसका निर्माण करेगा, है ना, ताकि इसका प्रशासन कर सके एंड गवर्न कर सके जीएसटी को। इट्स चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विथ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स मेंबर। इसके सदस्य होते हैं राज्य सरकारों से, मिनिस्टर यहाँ पर बैठते हैं। द काउंसिल इज डिवाइज्ड इन सच ए वे दैट द सेंटर विल 1/3 वोटिंग पावर, और स्टेट के बाद 2/3 वोटिंग पावर होता है। द डिसीजन आर टेकन बाय 3/4 मेजॉरिटी। तो जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल अपना काम करती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली की खाद्य सुरक्षा प्रणाली पीडीएस सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, अब चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसको केंद्र सरकार ने लागू करी है, और उसमें ये प्रावधान किया गया है कि केवल कहाँ पर, राशन की दुकान में जाकर के ही आपको राशन प्राप्त करना है। लेकिन दिल्ली की सरकार क्या काम कर रही, घर घर में जाकर के राशन का वितरण कर रही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक इसलिए लगा दी है कि यदि आप ऐसा करते हो तो जब तक वो एक्ट में बदलाव नहीं हो जाता तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी इस काम पर रोक लगा दी गई है। दूसरी बात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव होते रहता है। केंद्र सरकार आरोप लगाती रहती है दिल्ली के ऊपर कि वो हमारी योजनाओं में अपना नाम जोड़ देती है, और लोगों को ये लगता है कि सारी स्कीम तो दिल्ली की सरकार ही चला रही है। इसलिए भी कई बार टकराव होते रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन बताया गया है कि वहाँ के जो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल और दिल्ली की सरकार, इस योजना को लेकर के दोनों के बीच में सहमति नहीं बैठ रही थी। इसलिए आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि